गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मंथली मैगजीन की क्लास 2 का एनालिसिस, जो कि जनवरी मंथली मैगजीन करंट अफेयर की होने वाली है। और इसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी से। कल हमने पढ़ा जुडिशरी से रिलेटेड एक हमारा जो आर्टिकल आया हुआ था, क्या था वो, बिल्किश बानो केस में रिमिशन पॉलिसी। हमने बहुत अच्छे से विस्तार से उसको समझा, खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से हमने देखा क्या क्या उसकी समस्याएं हैं, क्या क्या उसके समाधान है, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है। आज हम देखने वाले हैं अगेन जुडिशरी से रिलेटेड दो टॉपिक्स को या दो खबरों को डिटेल के अंदर, मेंस से भी प्रीलिम्स के लिए भी। पहले जो होने वाली है वो रिपोर्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है जुडिशरी के ऊपर, उसको पढ़ेंगे अच्छे से। दूसरा हमारा होगा वुमेन ऑन जुडिशरी को लेकर के, जेंडर न्यूट्रल जुडिशरी होनी चाहिए, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। किसी को क्लास की PDF चाहिए है तो वो कमेंट के अंदर यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसके अंदर जा सकते हैं। उस ग्रुप में अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं, मंथली मैगजीन भी है, वहाँ पर आपको PYQs भी मिल जाते हैं, अलग से यहाँ पर क्विजेस भी आपको सोल्व करने को मिलेंगे, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारी जो न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है, स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट। क्यों है ये खबर में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का सेंटर है रिसर्च एंड प्लानिंग, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट को जारी किया है। अभी इंडिया के अंदर ये एस्टिमेट लगाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार कि लगभग 139 करोड़ जनसंख्या है, 139 करोड़ पॉपुलेशन है, और उसी जनसंख्या के 5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो फिलहाल पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस एक बहुत ही बड़ी समस्या है इंडिया के लिए, खास करके 1 सितंबर 2023 में अगर देखें तो लगभग 4.4 करोड़ केसेस ऐसे थे जो पेंडिंग हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा पेंडिंग की अगर हम देखेंगे तो ये उल्टा पैराडिगम आप देख पाएंगे। यूजुअली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा, फिर क्या आता है, हायर कोर्ट आएगा, फिर हम देख पाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। लेकिन जब पेंडेंसी की बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग होंगे, फिर यहाँ पर हाई कोर्ट में होंगे और लास्ट में होंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या क्या है आंकड़ा, ऐसे कैसे है, चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर यहाँ पर 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जाते हैं तो 60 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये डाटा लगभग 80,550 केसेस का है। तो इतने केसेस यहाँ पर पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसमें रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी है कि हमारे पास जो ये पेस है, यानी जिस गति के साथ जो एग्जीक्यूशन हो रहा है केसेस पे, उसमें बहुत सारी चीज़ों उस पर निर्भर करती हैं, जैसे कि जजेस का कम होना, ज़्यादा जजेस होने चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जजेस कम है। दूसरा हम देखते हैं सपोर्ट स्टाफ भी कम है। अब जजेस के अलावा जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जिसमें उनका स्टाफ होते हैं, चाहे वो टाइपिस्ट हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पर बैठते हैं, तो वो स्टाफ भी वहाँ पर काम करते हैं जिनकी कमी है। फिर हम देखते हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कहीं ना कहीं गतिरोध एक तरीके से आता है, वो भी कम देखने को मिलता है। और जब ITC इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है जो कि काम को आसान बना सकता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो भी अभी फ़िलहाल इंक्रीज़ कर रही है, तो हो सकता है कि उनके साथ ये जो पेंडेंसी है ये कम हो सके। खैर, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या क्या समस्याएँ जुड़ी हुई हैं इंडियन जुडिशरी के साथ। देखिए, मेंस में हमेशा ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी टॉपिक है वो आपको समस्या बताएंगे और पूछेंगे कि आपको क्या लगता है इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले आपको समस्या पता होनी चाहिए, आप बता सके कि क्या क्या समस्याएं हैं, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाता है एनालाइज के फॉर्म में कि एनालाइज कीजिए, और एनालाइज का क्या मतलब होता है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन सब कुछ देना पड़ता है आंसर के फॉर्म में। अब ये रिपोर्ट की ओर बात करें तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जुडिशरी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। रिपोर्ट जो है वो स्टेट ऑफ द जुडिशरी के नाम से है। एक रिपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बजटिंग पे, ह्यूमन रिसोर्सेज, ICT, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये है, और यहाँ पर इसको रिलीज़ किया जाता है सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग। अब ये सेंटर किसके अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इनको रिलीज़ करता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस फैक्ट को ज़रा यहाँ से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर स्टेट ऑफ जुडिशरी की बात की है, जिसमें जो प्रेजेंट स्टेट है इंडिया के जस्टिस डिलीवर की एफर्ट जो किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स का क्या यहाँ पर काम है, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने अलग अलग तरीके से एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है, और फिर उसमें समस्याएँ और आगे के वे फॉरवर्ड बताए गए हैं।
रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है, लाइन के साथ में एक विजन रखा गया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि कैसे ये हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो विजन है, हमारा जो एक तरीके से एम रखा गया है, यहाँ पर लक्ष्य वो क्या होने वाला है कि हमारी जुडिशरी को इस रिपोर्ट की समस्याओं का पता चलने के बाद हम उसको स्ट्रेंथन कर सकें, मजबूत कर सकें। कोई भी चीज़ की अगर आपको कमियों का पता है तभी आप उसको सुधार सकते हो। तो यही यहाँ पर सोचा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हम लोग कर सकें। चैलेंजेस क्या क्या यहाँ पर एसोसिएटेड है इंडियन जुडिशरी से? देखिए, सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारा गैप दिखाई देता है, खास करके कोर्ट रूम की कमी होती है, रेजिडेंशियल यूनिट जहाँ पर एक जज रह सकते हैं उनकी कमी है। अब अगर सैंक्शनड स्ट्रेंथ देखें तो जजेस की यहाँ पर सिर्फ 25,000 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जजेस हो सकते हैं। तो 25,000 हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर 4,220 और ऐसे कोर्ट रूम होने चाहिए जिसमें जुडिशरी यहाँ पर हो, यानी कि कोर्ट रूम बने। 6,021 की कमी है रेजिडेंशियल यूनिट में, तो ये भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आप यानी कि जो आउटकम चाहते हैं वो कैसे आ पाएगा? तो जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल भी देखें तो आंध्र प्रदेश और गुवाहाटी के हाई कोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया है, जिनमें लगभग 38 से लेकर 30% कोर्ट रूम्स की कमी है, और इन्हीं वजह से जो ज़्यादा केसेस हैं वो सुनाई नहीं देते हैं। फिर है लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कुछ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ की भी कमी देखने को मिलती है। सेपरेट वॉशरूम नहीं है पीडब्ल्यूज के लिए, यानी कि पीडब्ल्यूज क्या होती है? पीपल विद डिसेबिलिटी। तो जिनके पास पीपल विद डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग से बाथरूम नहीं है, तो वो जा नहीं पाते हैं वहाँ तक अपने प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर पार्किंग स्पॉट्स वगैरह कम दिखाई देते हैं, तो इसी वजह से इंक्लूसिव एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है। खासकर अगर एग्जांपल में देखें तो 30.4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जिनके अंदर सेपरेट वॉशरूम नहीं है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टेक्टाइल पेविंग जिसके ऊपर से आप व्हीलवेयर को यहाँ पर चला सकते हो, वो भी नहीं है। व्हील चेयर अगर देखें तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 30% कोर्ट्स में ही है। 70% से ज़्यादा ऐसे कोर्ट रूम है, ऐसे कोर्ट से इंडिया में जहाँ पर आपको व्हील चेयर नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये भी एक समस्या है। फिर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ जजेस है, जजेस की ही मात्रा कम है। टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की वो लगभग यहाँ पर 5,300 से कम हो जाती है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। हाई कोर्ट में आंकड़ा देखें तो ये लगभग 347 जजेस है जो कम है, और स्ट्रेंथन जो उनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 1,134 पूरे के पूरे देश के अंदर। फिर वुमन जो है वो भी कम दिखाई देती है जुडिशरी के अंदर। वुमन यहाँ पर केवल और केवल 36.3% ही वर्किंग स्ट्रेंथ का भाग बनाती हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो और भी ये मामला कम हो जाता है, जो कि हाई कोर्ट में लगभग 13.4% है और सुप्रीम कोर्ट में ये 9.3% है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक कम से कम 10% भी वुमन का यहाँ पर इंक्लूजन नहीं दिखाई देता है, नहीं पहुँच पाती हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं लैक ऑफ कंप्लायंस विद रिक्रूटमेंट टाइमलाइन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, खासकर एक केस हुआ है मलिक मजहार सुल्तान वर्सेस यूपी पुलिस सर्विस कमीशन, जिसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया, एक शेड्यूल बनाया गया रेगुलर रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर जजेस के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। और इसमें क्या बोला गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होना चाहिए, जिसको कि क्या बोलते हैं? इंडियन जुडिशियल सर्विस, IJS। और ओनली नागालैंड जिसमें कि 106 दिन के अंदर ये किया गया, ओडिशा में 132 दिन, आंध्र प्रदेश 142 दिन कंप्लीट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जो भी एपेक्स पोस्ट की टाइमलाइन है। अदरवाइज जो दूसरे दिनों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं जो रिक्रूटमेंट करने में, किसी को नौकरी देने में यहाँ पर 1270 से लेकर 1100 से भी ज़्यादा दिन यहाँ पर लिए गए। तो क्या हो गया? 3-3 साल लगा देते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये प्रॉब्लम है कि आप टाइम पे जॉब निकाल भी देते हो तो टाइम पे उनको देते नहीं हो, रिक्रूटमेंट नहीं करते हो। फिर लैक ऑफ ICT एनेबलमेंट ऑफ जुडिशरी। अब ये क्या होता है? इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि जुडिशरी की जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है कि वो मॉडर्न लीगल डिमांड्स को यहाँ पर अडेप्ट कर सकती है और टाइमली डिलीवर कर सकती है जस्टिस को ओवरऑल जुडिशियल इफेक्टिवनेस में, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ICT यहाँ पर
पर कम है। इंस्टांस अगर देखें, एग्जांपल देखें तो लगभग ऐसे 57.4% कोर्ट रूम है डिस्ट्रिक्ट की जो जुडिशरी है उसके अंदर, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एनेबल कैमराज जजेस की डेस्क के ऊपर लगे हुए हैं। तो कितने परसेंट बच गए? 43% यहाँ पर ऐसे जजेस के हम देख पाएंगे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उनके अंदर ये सुविधा नहीं है। तो ये क्या करे, बार बार आपको नई नई तारीखें दी जाएंगी क्योंकि कोई आ नहीं पाएगा। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो इसमें क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी किसी का बयान लेना है या किसी से कुछ बात पूछनी है तो वो पूछी जा सकती है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं लैक ऑफ बजट एलोकेशन भी है। गैप ये भी दिखाता है कि जो करंट स्टेट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, खास करके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करता है कि लैंड को अलॉटमेंट होने में कम यहाँ पर टाइम लगता है। फिर फंड्स जो है बहुत सारे स्टेट्स में उनमें कमी होती है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के बीच में, और ऑप्टिमिज्म जो है फंड्स का, यानी कि जो पैसे मिल भी जाते हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक तरीके से उत्साह नहीं दिखाया देता है, ऑप्टिमिज्म नहीं दिखते हैं। इंस्टांस से देखें तो यूनियन बजट 2023-24 का आया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यहाँ पर 4,752 करोड़ रुपए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.1% था टोटल बजट के एस्टिमेट का, वो प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री को। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो टाइमली नहीं बन पाएंगी और जो जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो ऐसे ही रहेंगी। लेकिन आगे हमसे सवाल में क्या पूछा जाएगा? वे फॉरवर्ड। अब आगे क्या करें, सोल्यूशन क्या हो? समस्याएं तो हमने पढ़ ली। सबसे पहले तो वही सोल्यूशन हो कि फंड की जो अलॉटमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए, अच्छा बनाया जाए। खास करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती हैं, अब देखिए दो तरीके की स्कीम होती हैं। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी सेंटर के द्वारा उस स्कीम को स्पॉन्सर्ड किया गया है। अब ये क्या किया जा रहा है, इसमें मान लीजिए कोई स्टेट है हरियाणा की, उसको 60% अपने खुद से पैसे देने और 40% जो फंड है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी किसी भी काम के अंदर। दूसरी होती है सेंटर्ड स्कीम, सेक्टर स्कीम। अब ये क्या है? दोनों ही CSS है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये 100 का 100% जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होनी चाहिए, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, फैसिलिटीज़ जो है जुडिशरी में, और जो अलॉट फंड है उनको भी रिवाइज करना चाहिए। जितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, अगर उनकी वर्किंग स्ट्रेंथ वहाँ पर नहीं है तो और ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकालिए, आप लगाइए। फर्दर जो मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं CSS के अंदर, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए। मान लीजिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कह रही है कि हम आपको 40% फंड तो दे देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलानी होंगी। आपको इतना जुडिशरी में ये भी आना चाहिए, आपको ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब क्या करो कि इन रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, कि ताकि 2-3 रूल होने की बजाय एक ही रूल छोड़ दो। अब क्या होगा, बहुत सारी स्टेट इसमें कंप्लायंस कर पाएंगे इससे। तो यही एक कारण है कि जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि इनको रिलैक्स कर देना चाहिए, ताकि टाइमली जो यूटिलाइजेशन हो उसके फंड्स का वो भी अच्छे से हो। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना चाहिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का, जो कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा एंड यूनिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगी यूसीज के अंदर। इसमें अब यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट होगा, आपने स्टैंडर्ड बना दिया है कि सभी स्टेटों को आपने दे दिया है कि ये पैसा, ये सर्टिफिकेट है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा लगाया उसको पहले कॉलम में रखिए, आपने फिर जो व्हील चेयर पे पैसे लगाए उनको दूसरे में रखिए, आपने फिर जजेस के रिक्रूटमेंट में लगाए उसको तीसरे पे रखिए, और 4th नंबर पे आप रखिए जो भी आपने अलग से मान लीजिए पेंशन वगैरह किसी चीज़ में देने में लगाया है। तो ये आपके अलग से खर्चे, ऐसा सभी स्टेट्स के लिए स्टैंडर्डाइज हो, सभी में हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब में हो, ताकि इससे क्या रही, स्पष्टता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये काम होना चाहिए जिससे जो यूटिलाइजेशन होगा फंड्स का वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तीसरा हम देखेंगे फिर से यहाँ पर कि एक आउटकम बजट होना चाहिए। देखिए अब आउटकम बजट क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेजरेबल आउटकम्स लिखे जाते हैं, यानी कि ये जो पैसे दिए जाएंगे किसी भी चीज़ में, उसके आउटकम, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आने वाला हमें जो दृश्य दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा। तो ये होता है आउटकम बजट, जो कि फाइनेंशियल ईयर में अचीव करना होगा। तो ये बनाना चाहिए ताकि जो प्रोग्रेस बनी गई है प्रीवियस ईयर में, पहले जो सालों में प्रोग्रेस बनाई गई है, और उसकी प्रोग्रेस के साथ साथ क्या आउटकम टारगेट यहाँ पर निकले हैं और अगले साल के लिए क्या टारगेट बनाए जाने चाहिए, वो सब डन किया जा सके। टाइमली रिक्रूटमेंट हो, हमने देखा समस्या क्या थी, रिक्रूटमेंट जो है जजेस का वो टाइम के साथ नहीं हो पाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक डेडिकेटेड डिवीज़न बेंच बनाया जाए हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें टाइमली डिस्पोजल हो केसेस का, खास करके जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर जजेस का डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी हमें कहाँ देखने को मिली, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर ही सबसे ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली थी। कितने थे, 4.4 करोड़ से ज़्यादा जो केसेस पेंडिंग थे वो भी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर थे। तो ये सारी समस्याएँ जो थी, तो इसी वजह से उसी में हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलावा कि जो स्टेट्स हैं उनको भी कुछ यहाँ पर स्टेप उठाने चाहिए इसके ऊपर, जैसे कि वो क्या करें, एक टेंटेटिव शेड्यूल पास कर दे, पब्लिश कर दे, जिसमें जो स्टेजेस होती हैं एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट के लिए वो सारी की सारी उनको पता हो कि ये है आपका एग्ज़ाम अब होगा। ऐसा ना हो किसी ने फॉर्म भरा हो 2021 में और फिर रिजल्ट कब आ रहा है उसका 2024 में। तो पंजाब हरियाणा के केस से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनेबल एफिशिएंट ICT, 3 ही समस्याएं हमें दिखी थी। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अनेबल करो, उसको शुरुआत करो उसकी, खासकर स्पीडियर बना देगा ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, बहुत तेज़ कर देगा उनको, मोर इफेक्टिव अनेबलमेंट हो जाएगी। तो ये काफ़ी नेसेसरी हो जाता है अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, जो कोर्ट्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि बेस्ट रिजल्ट देखे जा सके ई कोर्ट के, और जल्दी जल्दी जो केसेस हैं उनको हम यहाँ पर निपटा सके। एक परमानेंट IT कैडर लाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, जो रेगुलर ट्रेनिंग दे जजेस को, स्टाफ को, लॉयर्स को, ताकि उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, वर्कफोर्स जो है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो होनी चाहिए, अभी नीड ऑफ, जब भी समय की ये मांग है, इस नीड ऑफ आवर बन गया है ये, तो उसके ऊपर भी काम यहाँ पर हो सके। उसके बाद है इंक्लूसिवनेस की कमी थी, वुमन बहुत कम थी, तो क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब क्या होगा कि नोटिफाई करो, एक डेजिग्नेटेड पोस्ट बनाओ जिसमें चिल्ड्रन के लिए क्रैचेस बने हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्पेस बना होना चाहिए कोर्ट में, डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह होने चाहिए, व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। खास करके एक पूल होना चाहिए जिसमें साइन लैंग्वेज को भी इंटरप्रेट किया जा सके। कोई अगर बोल नहीं सकता है तो उसको अगर साइन लैंग्वेज आती है तो उनको कोई समझने वाले भी वहाँ पर होने चाहिए, उनकी भी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि लैंड बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, उसका लिए भी एक डेडिकेटेड बैंक बनाओ। अब वो क्या हो, एक डेडिकेटेड लैंड बैंक बनेगा तो जुडिशरी का जो शेयर है वो काफ़ी ईजी से हो जाएगा कि कौन सी ज़मीन है, कौन सी यहाँ पर अलॉटमेंट क्या होगी, सुटेबल लैंड क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ये सारी चीज़ें आसानी से हो पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन होना चाहिए। खासकर जो टाइमलाइन दी जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की यहाँ पर कंसर्न स्टेट एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि हम देखते हैं न्याय विकास पोर्टल जो है, तो ये सारी चीज़ें टाइम से हो पाए। न्याय विकास पोर्टल क्या है, एक रेगुलरली अपडेटेड होना चाहिए, रियल टाइम डाटा उस पर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें दिखाई दे। तो न्याय विकास पोर्टल यही है कि ऑनलाइन आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने केस के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी पब्लिकेशन आता है तो आप उस पर जाके उसको अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। एक नीड है यहाँ पर सेंट्रल लेवल की बॉडी बनाने की, ताकि ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, मॉनिटरिंग हो और इफेक्टिव बजट यूटिलाइजेशन भी देखने को मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की इंश्योरेंस करना भी इन्हीं का काम है। इंश्योर करो, खास करके हम देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रद्युमन बिष्ट, यहाँ पर एक केस होता है और उसके अंदर बोला क्या था, एक परमानेंट कोर्ट सेटअप करने के लिए जिसके अंदर सिक्योरिटी यूनिट्स हो, स्ट्रिक्टर एक्सेस होने चाहिए, कंट्रोल मैकेनिज्म से लेकर CCTV इंस्टॉल करवाओ, हर कोर्ट के अंदर सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। खासकर एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनना चाहिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजास्टर से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस को दिखा सके, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है नीड मोर वुमन फॉर जेंडर न्यूट्रल जुडिशरी। अब हमने ये समस्या देखी है, अब हम इसको अच्छे से और समझेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजेस जस्टिस वी नागारत्ना ने ये बोला है कि एक्चुअली में वुमन जो है वो कम है। अभी वो क्या होने वाली है, इंडिया की पहली वुमन बनने वाली है 2027 के अंदर, जो कि इंडिया में CJI बनेगी। आज तक हम इतने सालों से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक वुमन नहीं बन पाई थी। तो 54th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं ये BV नागारत्ना, और ये एडवोकेट करती हैं कि कैसे ज़्यादा वुमन जजेस का यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए। वुमन इन इंडियन जुडिशरी की बात करें तो बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर टोटल सारा का सारा जजेस देखें तो पूरी इंडियन जुडिशरी में
केवल और केवल 4.1% ही यहाँ पर वुमन दिखाई देती हैं जजेस के रूप में। हिस्टोरिकली लगभग 268 यहाँ पर जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनमें से केवल और केवल 11 जजेस यहाँ पर क्या थी, आपकी फीमेल थी, वुमन थी। करंट सिनेरियो में अभी सुप्रीम कोर्ट में केवल 3 फीमेल जजेस हैं। ये हाल है सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट में जाए तो ओनली 13% ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर वुमन, केवल 13% जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो वुमन है। और उससे लोअर जुडिशरी में जाए तो बेटर रिप्रेजेंटेशन है हायर जुडिशरी से, उनसे ज़्यादा है क्योंकि स्टेट है। खास करके जो एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्री होती है उनमें ज़्यादा अच्छे से वुमन की स्टेट दिखाई देती है, वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर दिखती है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, ये ऐसी स्टेट है जिनमें 30 से 35% तक का रिजर्वेशन रखा गया है वुमन के लिए। तो एक अच्छी वहाँ पर दिखाई देती है, उनकी जो परिस्थिति है वो अच्छी है। अगर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो कि 2018 में आया था, उन्होंने भी ये बोला है कि वुमन जो है लोअर जुडिशरी के अंदर वो 27% यहाँ पर है टोटल। अब हम देखते हैं कि लो रिप्रेजेंटेशन का कारण क्या है, इंडियन जुडिशरी में औरतें इतनी कम हैं क्यों। सबसे पहले है पेट्रियार्किकल एटीट्यूड। देखिए पेट्रियार्की क्या होती है, पेट्रियार्की होती है पितृसत्ता, यानी कि सबसे पहले एटीट्यूड यही है। ओल्ड बॉयज़ क्लब मेंटेलिटी इसको बोला जाता है, जो वुमेन्स को जुडिशियल पोस्ट के अंदर जाने में वैसे ही उनका जीवन हार्डर बना देती है। ऑल्सो यहाँ पर ये तो जुडिशरी की क्लब की मेंटेलिटी भी है कि ठीक है हमारा एक ही ग्रुप है, हम उसी में काम करेंगे, वुमन नहीं आएंगी यहाँ पर, या ऐसा है। दूसरा कैसा है कि फैमिली की तरफ से भी उनको जो सपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता है, जितना उचित उनको फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और इसी की वजह से जब वो करियर के बीच में होती है तो फ्रिक्वेंटली ऐसा देखा जाता है कि वो अपने करियर को छोड़ देती हैं, और जेंडर रोल जो उनको बताए गए हैं कि बच्चा पालो या घर का काम करो, तो वो उन चीज़ों में एक्सेप्ट कर लेती है और उनमें लग जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है, हायर एजुकेशन की कैटेगरी में। दूसरा है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुमन क्योंकि चाहे कितना भी फॉर्मल वर्कफोर्स में वो काम कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ शेयरिंग हाउस होल्ड की चोर्स है, चाहे वो बच्चों को पालने का काम हो या फिर उनके हाउस में जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उनका घर के काम में हाथ नहीं बंटवाते हैं, तो इन सारे कारणों की वजह से भी वो फॉर्मली सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड चोर्स में भी चला जाता है। और उसके बाद जब वो अपनी जॉब पे आती है तो उनको हद से ज़्यादा हम देख सकते हैं कि थकान जैसी चीज़ें भी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो ये एक वही बात है कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में 90 से 99% रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर वुमन के ऊपर आ जाती है, जो कि उनके लिए डबल बर्डन हो जाता है अगर वो बाहर जाकर भी काम करे तो। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स रूल्स एंड रेगुलेशन में भी है, जैसे कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का यहाँ पर एक नियम बनाया गया है। ये कहता है कि 7 साल का क्राइटेरिया होता है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के लिए, अगर किसी भी जज को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। ये आर्टिकल 233 में लिखा गया है। तो 7 साल तक आपको लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज आप बन पाएंगे। अब एज बार भी है। मोस्ट स्टेट के अंदर जो जुडिशियल रूल है वो कहता है कि कम से कम 35 साल की उम्र के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर वही आ सकते हैं। उससे ऊपर अगर आप हो गए हैं तो आप नहीं आ पाएंगे। इसमें बीच में देखना पड़ता है कि मेल जो होते हैं वो अपने करियर से यहाँ पर रेस्ट नहीं लेते हैं, और फीमेल ड्यू टू प्रेगनेंसी, क्योंकि उनकी वो काफ़ी फर्टाइल डे होते हैं, तो उनकी वजह से वो 2-3 साल का यहाँ पर गैप ले लेती है। और जब ये गैप आता है 2 से 3 साल का, तो उसके बाद में उनकी जो एज का ये मिनिमम एज रखा गया है वो थोड़ा सा गलत है। उसके अलावा ये भी है कि 55 साल से अगर आपकी एज यहाँ पर नो वन बिलो द एज ऑफ 55 कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो कम से कम 55 साल की आपकी आयु होनी चाहिए। उसके अलावा मैरिज एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस एज ग्रुप में देखने को मिलती है, जो कि वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को हैम्पर करती है। फिर 4th नंबर पे है जेंडर बायस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अपॉइंटमेंट जो होता है हायर जुडिशरी में वो एक ओपेक कॉलेजियम से होता है, यानी कि वो खुला हुआ होगा बिल्कुल, उसमें 4 से 5 जजेस होंगे और वो जजेस बताएंगे कि अब कौन सा जज यहाँ पर आएगा। जो एलिजिबिलिटी होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो कुछ नहीं पता है कि कैसे होगा, वो जजेस डिसाइड करेंगे जस्ट बैठ के। तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, फेवरेबल इवोल्यूशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर्सनल नेटवर्क
नेटवर्क्स की वजह से, प्रोफेशनल नेटवर्क्स की वजह से। एक रिसर्च पेपर छापा गया था जिसका नाम था स्ट्रक्चरल एंड डिस्क्रिशनरी बायस अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन जजेस इन इंडिया। इस पेपर के अकॉर्डिंग 13 जजेस ऐसी थी जिनका 13 में से 19 में से 13 जजेस का इंटरव्यू किया गया और उन्होंने एक्नॉलेज किया, जो कि वुमेन जजेस थे, कि जेंडर बायसनेस एग्जिस्ट करती है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही जगहों पर। यानी कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को माइंड सेट वही रखा जाता है कि उनको अपने बराबर का ना माना जाए, तो ये जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। फिर उनको रिजर्वेशन का हायर जुडिशरी में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। वैसे तो रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए अवेलेबल है, लोअर कोर्ट्स में है, लेकिन जब बात आती है हायर जुडिशरी की तो ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाई गई है कि वुमेन को वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सके। एकेडमिशियन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि कोई डिस्टिंग्विश जूरीज की यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सके जहाँ पर वुमन जो है वो अपना वे कर सके, यानी कि वो लीगल एजुकेशन के अंदर हैं, वो बहुत सालों से पढ़ा रही हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन क्योंकि वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जैसे कि गवर्नर के केस में करती है। अगर हमारे प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी डिस्टिंग्विश जो जज है या कोई पर्सन है उनको क्या बना सकते हैं, गवर्नर बना सकते हैं, लेकिन वो सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा जो दिक्कत है वो यहाँ पर देखने को मिली है मिसलेनियस फैक्टर्स की वजह से। सेक्सुअल हरेसमेंट है, क्लाइंट जो है वुमेन एडवोकेट को ट्रस्ट नहीं करते हैं, हाई स्टेक केसेस के अंदर खासकर लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जैसे कि टॉयलेट से लेकर मैटरनिटी लीव तक। हम देखें तो 6000 कोर्ट है हमारी कंट्री में जिसमें 20% ऑफ दो हैव नॉट सेपरेट टॉयलेट फॉर वुमेन, जिसमें से 22% में क्या है, वुमेन्स के लिए अलग से बाथरूम या टॉयलेट्स नहीं बनाए गए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ज़्यादा वुमेन जुडिशरी में होंगी या हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जुडिशरी में। पहली बात तो ये इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड एजुकेशन, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर औरतें सिस्टम के अंदर आएंगी तो जो मैटर है क्रेडिबिलिटी का, लेजिटमेसी का कोर्ट्स का, वो अच्छा होगा कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, जस्टिस सिस्टम बिल्कुल सही है, जुडिशरी बिल्कुल अच्छे से काम करती है। लैंग्वेज एंड वोकेबलरीज जो जजमेंट की होती है उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। काफ़ी वुमेन सेंट्रिक अभी क्या होता है, कभी कभी गलत तरीके से निकल जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं कि 3-4 महीने पहले एक लिस्ट भी यहाँ पर निकालनी पड़ी थी जिसमें ज़्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने को बोला गया था, जजेस के लिए भी और यहाँ पर लॉयर्स के लिए भी। जैसे कि क्या बोला गया था कि अगर कोई वुमन है तो उसको क्या बोलो, सिंगल वुमन बोलो। आप ऐसे मत कहिए कि वो विडो वुमन है, या वुमन ही बोलो, उसको सिंगल भी मत बोलो, जस्ट कॉल हर वुमन। अगर कोई डाइवोर्स वुमन है आप ऐसा बोलेंगे, डाइवोर्स वुमन है तो उसके लिए भी क्या बोलो, जस्ट कॉल हर एज वुमन। तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज निकाली गई थी जजेस के लिए जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, और समस्याएं होती है तभी तो वो दिखाई देती है ना, तभी तो उनके लिए कोई समाधान निकाला जाता है। तो इसीलिए लैंग्वेज में सुधार आएगा, वोकेबलरी में जो जजमेंट की होती है वो अच्छी होंगी इससे, और ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा कोर्ट्स के अंदर। अगर ज़्यादा औरतें होंगी बेंच में तो वो ज़्यादा इफेक्टिव स्पेस दे पाएंगे डिलीवरी जस्टिस में। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर एज अ टोटली डिफरेंट जेंडर, वो जितने हिसाब से समाज को समझती हैं, खास करके वो जिस हिस्से से वुमेन्स को समझती है, अपनी खुद की जेंडर को समझती है, वो उनसे बेहतर कभी भी अपोजिट जेंडर या दूसरा जेंडर नहीं समझ पाएंगे। तो एज अ सोसाइटी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से डिलीवरी हो पाएगी न्याय की। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है जस्टिस सुजाता मनोहर का, जिन्होंने रिवोल्यूशनरी विशाखा गाइडलाइंस को यहाँ पर रखा था। देखिए विशाखा गाइडलाइंस क्या होती है, विशाखा गाइडलाइंस होती है यानी कि वर्क फोर्स के ऊपर किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। तो विशाखा गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ों को बोला गया है कि कैसे कोई जो वर्क फेस के अंदर दूसरा कोई इंसान है वो किसी के ऊपर ऐसे ही डेरोग्रेटरी कमेंट नहीं कर सकता है, सेक्सुअल कमेंट नहीं कर सकता है, कोई पिक्चरजेनिक चीज़ें उनको नहीं भेज सकता है, ऑडियो नहीं भेज सकता है जो कि सेक्सुअली हैरेसमेंट के अंदर आए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और वो कौन कर पाया, वो कर पाए यहाँ पर जस्टिस सुजाता मनोहर, जो कि खुद ही एक वुमन थी और इन सारी समस्याओं से भली भांति अवगत थी। तो इसी वजह से इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत है। दूसरा है कि ये एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन वुमन होगा। औरतें जो है भारत की, भारतीय जो महिलाएं हैं उनको क्या करेगा, सशक्तिकरण देगा। ज़्यादा औरतें अगर लीडरशिप की तरह दिखाई देंगी तो ज़्यादा माँ बाप भी ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, ज़्यादा फीमेल्स के भी यहाँ पर ड्रीम बनेंगे, एजुकेशन वो प्राप्त करना चाहेंगी,
लीडरशिप वो चाहेंगी, ज़्यादा अच्छे से देखेंगी, तो ये सब भी होगा। खास करके इंडियन जुडिशरी जो है वुमेंस के इक्वलिटी की बात करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है, डिग्निटी, ऑटोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें जब बातें होंगी और जब बेंच के अंदर ज़्यादा वुमेन देखने को मिलेंगे तो ये वुमेन एम्पावरमेंट और न्याय के अंदर एक साथ में क्या होगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं वाइडर जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी। इसमें क्या कह रहे हैं कि इससे जो हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस है, यानी कि इतने सारा जो केसेस है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो पेंडेंट रह जाते हैं जुडिशरी में, तो उनको भी कम करने में मदद करेगा। हायर नंबर अगर फीमेल जजेस होंगी तो वो और वुमेन जो सामने आएंगी उनको भी एक तरीके से प्रोटेक्शन या एक सेफ एनवायरनमेंट यहाँ पर दिखाई देगा कि हम भी न्याय लेने के लिए जाएं, क्योंकि उनको लगेगा कि कोई हमें समझेगा। इसके अलावा देखने को मिलता है कि कैसे एक वेरिड व्यू मिलेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिफरेंट एंड बेटर पर्सपेक्टिव होते हैं, इनरिच एबिलिटी होती है जुडिशियल रीजनिंग की। ये सारी बातें खुद हमारे CJI ने बोली है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बोली है कि वुमेन जो होती है उनकी जो जुडिशियल रीजनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एज अगर हम जेंडर को देखें वो ज़्यादा अच्छे से इस सारे के सारे एटमॉस्फेयर को समझ सकती हैं, तो ये सारी बातें बोलती है, तो एक अलग व्यू मिलता है एक पर्टिकुलर नेक्स्ट जेंडर से। इसमें जेंडर सेंसिटिविटी जो जजमेंट के अंदर है वो भी बढ़ेंगी। खास करके बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां पर वुमेन की प्रोटेक्शन की जब बातें आती हैं, कानूनों की जब बातें आती हैं, तो इशू के अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में ज़्यादा होगी तो ये जो इशू है वो क्या होगा, रिजोल्व हो जाएगा। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ एक्शंस है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो यूनाइटेड नेशंस का है वो बोलता है कि जेंडर इक्वेलिटी को अटेन करना है और ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन देना है वुमेन को जुडिशरी के अंदर, जो कि हमारा जो ऑब्लिगेशन है, अचीवमेंट जो हो रही है हमारी, हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी इससे प्राप्त कर पाएंगे। अब इसमें क्या किया जाए कि ये सारी चीज़ें हो जाए, महत्वता हमने समझ ली, रीजन समझ लिए क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो सैनिटाइजेशन करना होगा इंक्लूसिविटी के साथ में। देखिए इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो बिहेवियर के अंदर हो, सभी लोगों को व्यवहार में, समाज में, इंस्टीट्यूशन में सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। एम्फेसाइज करना पड़ेगा इंक्लूसिविटी को, लोगों को एक साथ मिलाने में। खास करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है उनके सामने कुछ क्वेश्चंस और सेक्शंस ऐसे होने चाहिए जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के साथ साथ हो, यानी कि सवाल ही वो ऐसा पूछे, क्वेश्चन जो होते हैं उसी में ऐसे सवाल पूछे कि आपका क्या मानना है, आप ऐसे जेंडर को जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं। फॉर्मर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं YV चंद्रचूड़, इन्होंने भी बोला था, यहाँ पर करेक्टली ऑब्जर्व किया था कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच होती है वो यहाँ पर इम्बीब्ड कर देनी चाहिए लॉ के अंदर, तो फेमिनिस्ट अप्रोच को यहाँ पर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा हम देखते हैं ओवरकमिंग पैट्रियार्किकल माइंडसेट, खास करके जो पितर सामाजिकता का यहाँ पर एक तरीके से माइंडसेट बना हुआ है, एक नज़रिया बना हुआ है, उससे बाहर निकलना होगा। अब इसमें क्या बातें हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वुमेन का जुडिशरी के अंदर उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए जो पैट्रियार्किकल माइंडसेट है उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है या उसको भी बदलना ज़रूरी है। जब तक आप औरतों को एम्पावर्ड नहीं करेंगे तब तक जो जस्टिस है वो उनके साथ नहीं हो सकता, उनको न्याय नहीं मिल सकता। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन होना चाहिए हायर जुडिशरी में भी। हमने देखा कि कैसे लोअर जुडिशरी के अंदर तो रिजर्वेशन मिल जाता है, और खासकर वो स्टेट्स कुछ हैं जो रिजर्वेशन दे देती हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं मिलता है, लेकिन हायर जुडिशरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजर्वेशन होना चाहिए। और लेकिन इससे मेरिट जो है, इससे जो योग्यता है वो भी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, योग्यता भी कम ना हो, तो रिजर्वेशन इस हिसाब से दीजिए कि सीट्स उन्हीं को मिलेंगी, लेकिन आपको ये एग्जाम पास करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी योग्यता को साबित करना पड़ेगा, मेरिट में इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब हमारे फिर से जो फॉर्मर CJI रह चुके हैं जस्टिस रमन्ना, उन्होंने भी बोला था कि जो वुमेन लॉयर होती है उनको स्ट्रांगली रेज करना पड़ेगा, उनको जो अपनी आवाज़ है 50% रिजर्वेशन की जुडिशरी के अंदर 50%, क्योंकि अगर जेंडर के अंदर हम देखें तो मेल और फीमेल सोसाइटी में दोनों ही 50-50% होते हैं, तो अगर दोनों ही 50-50 है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी हर इंस्टीट्यूशन के अंदर 50-50 ही होना चाहिए। तो 50% रिजर्वेशन की उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, ज़्यादा ताकत के साथ अपनी आवाज़ उठानी होगी और डिमांड करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। फिर एक जेंडर बायस टास्क फोर्स बनाना चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि USA में हम इसको देख सकते हैं, कुछ ऐसा है जिसके अंदर जो जेंडर कैसे अफेक्ट करता है कोर्ट सिस्टम को,
इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंडिया को भी एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो कि सिग्निफिकेंट यहाँ पर सजेशन दे सके, खास करके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस 2019 जैसी कमेटीज़ बनी हुई है। एक मेंटोर्स और सिस्टम होना चाहिए जो कि चैलेंजेस को काउंटर कर सके। मेंटोरशिप क्या होती है कि आपके ऊपर आपको कोई बताने वाला है, समझाने वाला है। तो इसी तरीके से जैसे कि जिनेवा फोरम में हुआ था वुमेन इन जुडिशरी 2013 के अंदर, उसमें सजेस्ट किया गया था, उसमें सुझाव दिया था कि एक मेंटोरशिप सिस्टम बनाइए जहाँ पे जो सीनियर वुमेन जजेस होती हैं और जो लॉयर्स होती हैं वो गाइड कर सके यंगर पीयर्स को, उनके जो यंगर पीयर्स हैं आ रहे हैं उनको अपने वैल्यूएबल सजेशन दे सकें कि कैसे जो चैलेंजेस, चुनौतियाँ वो आगे आएंगी उनको कैसे काउंटर करें, उनको कैसे चुनौतियों का सामना करें। तो ये सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। कौन बताता है? ये जिनेवा फोरम। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉडिफिकेशन इन रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें भी बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मिनिमम जो एज है उसको लोअर कर देना चाहिए जो, और अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए तो हमने देखा 35 साल की यहाँ पर है, तो 35 साल से आप एक काम करिए उसको या तो और ज़्यादा बढ़ा के 40 कर दीजिए, क्योंकि या फिर सिर्फ वुमेन के लिए कर दीजिए क्योंकि उनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। और जो आपने 55 ईयर सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ है उसको भी यहाँ पर कम करके 40 कर दीजिए या 45 ईयर्स कर दीजिए। तो ये बातें बोली गई हैं। गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों ही रिलैक्सेशन दे सकती है सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए, विभिन्नताएं लाने के लिए और जस्टिस दिलवाने के लिए। इसके अलावा इंक्लूजन होना चाहिए डिस्टिंग्विश वुमन जूरिस्ट का। ये कहते हैं कि जो क्राइटेरिया है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी वुमन जजेस जो है पर्टिकुलर ज्योग्राफी के हिसाब से पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाती हैं, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी। तो क्या करना चाहिए कि डिस्टिंग्विश वुमन जो होती हैं, जैसे कि कोई एकेडमिकन है यहाँ पर, वो पढ़ाती हैं, कोई यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट में बहुत माहिर है लेकिन जुडिशरी की उनकी जो नॉलेज है वो इतनी अच्छी है, अभी तक उन्होंने लॉ नहीं किया है लेकिन जुडिशरी में उनकी जो पकड़ है वो बहुत बढ़िया, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, पूरा मेंस का हमारा पेपर ये एक तरीके से सवाल तैयार हो गया। कंक्लूजन में बोल सकते हैं जो लोअर रिप्रेजेंटेशन का है वुमेन्स का हायर जुडिशरी में, वो एक परसिस्टेंट चैलेंज बना हुआ है, लगातार एक समस्या की तरह दिखाई दे रहा है। इसको एड्रेस करने की, इसको यहाँ पर इसका सामना करने की, बोलने की काफ़ी अभी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और अब कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करे, साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा सके। कंसिक्वेंटली इसके साथ साथ जो हमारा इंडिया का जस्टिस सिस्टम है उसको भी मजबूत बना सके। खैर यहीं पे आज हम हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। कल फिर सुबह 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ सुबह आके देख लीजिए, आपको वीडियो मिलेंगी। और पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम को आप वो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।